सदानंद जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और बहुत खुशी की बात है कि आपको मध्य प्रदेश शासन के राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। हाँ जी जी। बताएं कि इस सम्मान की महत्ता आपकी दृष्टि में कितनी है, आपके खुद के लिए कितनी है? तो मैं इस सम्मान से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पहली बात तो ये है, हाँ। मैथिली शरण गुप्त मेरे बड़े प्रिय कवि रहे हैं। अच्छा। और भारत भारती में जो उन्होंने हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, जो स्वत्वबोध जागृत किया उन्होंने जी। जिस मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एक समय गीता की तरह पूज्य थी पूरे भारतवर्ष में, केवल हिंदी क्षेत्र में नहीं। जी हाँ। उस स्वत्वबोध, जो साहित्य में स्वत्वबोध की कमी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिखाई देती है, वह जागृत की मैथिली शरण गुप्त ने, जिसका श्री गणेश किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, स्वत्व निज भारत गहे के नारे से। बिल्कुल। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल के माध्यम से। सही कहा आपने। तो उसे और जिसको आगे फिर बढ़ाया था रामचंद्र शुक्ल ने, जो रामचंद्र शुक्ल का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कथन है, उनका एक निबंध है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, कि जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता का अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्रता से है, अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं। वाह। अपने स्वरूप को भूलकर यदि भारतवासियों ने समृद्धि प्राप्त की तो क्या, उन्होंने उदात्त मनोवृत्तियों को जगाने वाली परंपरा से अपना संबंध तोड़ लिया और नई उभरी हुई इतिहास शून्य जंगली जातियों के बीच नाम लिखा दिया। ये जो स्वरूप बोध है, ये हमारे साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगाने वालों में मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा मिली है। बिल्कुल। तो इस स्वत्वबोध को आगे चल करके दो साहित्यकारों ने बहुत आगे बढ़ाया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अज्ञे ने और निर्मल वर्मा ने। निर्मल वर्मा के निबंधों में इसका विकास दिखाई देता है। तो मैं इसी दुनिया में रह के इसी स्वत्वबोध को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने रचना कर्म में निरत हूँ। इसलिए जो मैथिली शरण गुप्त के नाम से जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसका जो प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और गौरवान्वित करने वाली बात, जितना आपको गौरवान्वित कर रहा है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उतना हमें भी सुखद अनुभूति हो रही है। सदानंद जी, हम जानना चाहते हैं कि तकरीबन कितने वर्षों से आप लगातार हिंदी की सेवा करते आ रहे हैं, और आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी, आप उत्तर प्रदेश में भी हिंदी के कार्याध्यक्ष रहे संस्थान में। क्या देख रहे हैं आप इतने वर्षों में, हिंदी आज किधर है? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1980 में अध्यापक हुआ था। हाँ। उससे पहले एक डिग्री कॉलेज में था, पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1980 में हिंदी विभाग में आया। 2013 में मैंने अवकाश ग्रहण किया वहां से, प्रोफेसर के पद से। फिर 2017 से 2022 तक 5 साल मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष रहा। तो इतने वर्षों में साहित्य के साथ जुड़ने, काम करने, पढ़ने और अपनी प्राचीन परंपरा के अन्वेषण का भी अवसर मिला, क्योंकि मैं गीता प्रेस से भी जुड़ा हुआ था और कल्याण के संपादकीय विभाग से संबद्ध भी रहा था मैं कुछ वर्षों तक। मुझे सौभाग्य मिला था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को देखने का भी। वहां से मुझे एक साहित्य की दिशा मुझे मिली कि मुझे अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में ही काम करना है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई दी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्य में, इसमें जो अनुकरण की प्रवृत्ति है, जिसकी भर्त्सना रामचंद्र शुक्ल ने भी की थी और जिसकी भर्त्सना मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने समय में की, तो जो अनुकरण की बाढ़ आई, वो चाहे पारिभाषिक शब्दावली सारे हमने जो यूरोप से लिए बहुत सारे, और जो बहुत सारे वाद यथावत हिंदी साहित्य में आ गए, उसने हिंदी साहित्य का बड़ा नुकसान किया। चाहे नई कहानी के आंदोलन के रूप में, चाहे वो नई कविता, बीच पीढ़ी की कविता, तमयोत्सववादी कविता के रूप में जो आंदोलन आए, उसने हिंदी की जो परंपरागत साहित्य से हमें शक्ति प्राप्त करके उसे आधुनिक रूप में रूपांतरित करना था, वो काम नहीं हो पाया। वो काम कुछ साहित्यकारों ने किया जरूर, जैसे विद्यानिवास मिश्र उस दिशा में काम कर रहे थे, रमेश चंद्र शाह उस दिशा में काम कर रहे हैं। पर अधिकांश जो वाद से ग्रस्त साहित्य है, उसने हमारे बहुत नुकसान किया है, कम से कम हिंदी साहित्य का।
संपूर्ण रूप से भारतीय साहित्य का भी नुकसान किया है, पर हिंदी साहित्य का कुछ अधिक नुकसान किया है। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में जब हिंदी उत्थान के तमाम प्रयास शासन हाँ स्तर पर तमाम। हो या हाँ, निजी और संस्थाओं के स्तर पर हो, उनके माध्यम से हिंदी को आज एक बेहतर आज किया आकार जा मिल सकता रहा है। मुझे जब हिंदी संस्थान में काम करने का अवसर मिला तो वहां से जो साहित्य भारती पत्रिका मैंने निकाली, तो मैंने प्रयास किया इन 5 वर्षों में कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और हमारी जो हम परंपरा का जो रिक्त है, बहुत बड़ा रिक्त है हमारा, जी। उससे शक्ति प्राप्त करके कैसे हम आगे बढ़ सकें। तो इस दिशा में मैंने कुछ किया भी है। मेरे जो राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी साहित्य है, वैचारिक स्वराज और हिंदी साहित्य है, ये इस तरह की जो पुस्तकें, फिर मैं उस दिशा में और अभी भाषा को लेकर मैंने काम किया है। हमारी सबसे कमी भाषा को लेकर के दिखाई पड़ती है कि सबसे बड़ी बात है कि अपनी भाषा के प्रति जो अस्मिता बोध है जी। उसका अभाव हिंदी बेल्ट में, हिंदी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। वह भाषा के प्रति अस्मिता और अंग्रेजी के प्रति व्यामोह कैसे समाप्त हो, जिसके बारे में कृष्ण भट्टाचार्य एक बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने 1928 में एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध लिखा था, स्वराज इन आइडियाज। तो उसको भी मैंने अनुवाद करके अपनी पत्रिका में छापा, भीतर साहित्य भारती में। आप सम्मानों में निर्णायक मंडल में भी रहे हैं, जैसे कि हाँ, निर्णायक व्यास सम्मान दिया जाता है और सरस्वती सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की कमेटी में भी रहा हूँ मैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से जो सम्मान दिए जाते हैं उससे भी मैं रहा हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान की इस सम्मान की कमेटियों में रहा हूँ। मैंने 3 साल काम किया केंद्रीय हिंदी संस्थान की कमेटी में रहकर भी, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कमेटी में रहकर के भी, और व्यास सम्मान समिति का भी मैं निर्णायक मंडल में कन्वीनर भी रहा हूँ 3 साल। वाह वाह। तो मुझे काम करने का अवसर मिला है। हाँ, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने लंबे समय से आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी को काफी मान मिल रहा है। हाँ, तो ये कितना सुखद एक पहलू है, और आने वाले समय में इसे और भी हम किस प्रकार से बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं? अब जैसे 2 चीजें हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सम्मान तो मिला है, पर जो मुझे चीज कचोटती है, वो ये कचोटती है कि जब आप एक कह सकते हैं कि हिंदी का बड़ा विकास हुआ है, विदेशों के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है, हालांकि उसमें काफी कमी आई है यूरोप के देशों में हिंदी पढ़ाने को लेकर के। व्यापार की दुनिया में हिंदी का प्रवेश हुआ है, तकनीक में हिंदी का प्रवेश हुआ है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है भाषा का। पर जैसे हिंदी भाषा में तकनीक और चिकित्सा और विज्ञान की जितनी पुस्तकें होनी चाहिए, उन पुस्तकों के प्रति जितनी ललक हमारे भीतर होनी चाहिए, वो भी नहीं है। जैसे मैंने जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में रहकर के देखा कि हमने हिंदी में चिकित्सा की और विज्ञान की बहुत सारी किताबें छापी हैं, पर उसकी उतनी बिक्री नहीं होती है। तो ये अपनी भाषा के प्रति जो एक जिजीविषा होनी चाहिए, जो ललक होनी चाहिए, वो जब तक पूरी तौर पर हमारी चेतना का अंग नहीं बनेगी, जिसको मैंने कहा कि जो अंग्रेजों ने सबसे जो बड़ा काम किया, हमारे भीतर सांस्कृतिक गुलामी पैदा की, और सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से ही आरंभ होती है। तो उस भाषाई गुलामी से अभी तक पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है, ये सबसे बड़ा कष्टदायी पहलू है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने अभी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में कराने का भी निर्णय लिया है। तो हाँ, ये बहुत सुखद है। बहुत से लोगों ने, हमारे यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा थे, जो बाद में इंदौर विश्वविद्यालय के कुलपति भी हुए थे। वो फिजिक्स की पढ़ाई वो कहते थे, भाई या तो हमसे हिंदी में पढ़ो या तो अंग्रेजी में पढ़ो, हम खिचड़ी में नहीं पढ़ाएंगे। तो वो एक विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है, हम प्रयास करें तो। राहुल जी ने एक समय हिंदी के लिए बड़ा प्रयत्न किया था, और उन्होंने कहा था कि हमें 5 लाख पारिभाषिक शब्दावली अगर हम हिंदी में बना लें तो हम हिंदी में सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये 5 लाख जो पारिभाषिक शब्दावली बनाएंगे वो सारे तत्सम के होंगे। तो इस दिशा में अगर प्रयत्न हुआ और पारिभाषिक शब्दावली सबका निर्माण हो गया, काफी हुआ भी है। वैज्ञानिक तकनीकी जो अनुसंधान परिषद है दिल्ली का, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, वो भी काम कर रहा है और भी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इस दिशा में अगर प्रयत्न हुआ तो ये बड़ा सुखद होगा कि जिस दिन हम अपनी भाषाओं में और नई शिक्षा नीति में अपनी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयत्न भी हो रहा है, तो यह सब अगर हुआ तो ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं, खासतौर से जो हिंदी संसार से जुड़े हुए हैं, साहित्य में लिख रहे हैं, कुछ अपना सृजन कर रहे हैं? हाँ, मैं ये सीधे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल के पीढ़ी में कि
हम अंग्रेजी को ही ज्ञान का पर्याय मान लेते हैं। अंग्रेजी ज्ञान का पर्याय नहीं है। जी। और निर्मल वर्मा ने बहुत पहले कहा था कि हमको अंग्रेजी की खिड़की से दुनिया को नहीं देखना चाहिए। हमको फ्रेंच भी पढ़ना चाहिए, हमको जर्मन भी पढ़ना चाहिए, हमको चेक भी पढ़ना चाहिए, हमको रूसी भाषा भी पढ़नी चाहिए। हम केवल अंग्रेजी की खिड़की से ही दुनिया को देखने के आदी हो गए हैं। जी। शुक्ल जी ने भी कहा कि हम अपने तरह से दुनिया को देखेंगे, हम दुनिया की तरह से अपने को नहीं देखेंगे। तो हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारा जो अपनी भाषा है, उस भाषा के माध्यम से ही पूरी दुनिया को समझने का, विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके प्रति हमारे भीतर जरा भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह इसका प्रयत्न अगर नई पीढ़ी करे तो ये सबसे बहुत अच्छी बात होगी। तो सदानंद गुप्त जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से हम आपको मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे याद किया और थोड़ी चर्चा की, यह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।